वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम आ गए हैं बनिया भाई साहब और अंग्रेज भाई साहब के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प भाई साहब के टर्म टू के बारे में, ट्रम्प 2.0। जो स्पेसिफिक मुद्दा होगा आज के लिए वो ये है कि ट्रम्प 2.0 से कैसे देश और दुनिया के अलग अलग देशों में इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या टैरिफ के इफेक्ट्स होंगे, क्या दोस्तों के साथ व्यवहार होगा, क्या दुश्मनों के साथ व्यवहार होगा, क्योंकि आपको जैसे पता है ये दोस्त और दुश्मन कभी भी लाइक कंकरेंट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं बेसिकली। कोई भी ऐसे स्थायी चीज नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखा देते हैं जिसके पहले अंग्रेज भाई साहब अपना कमेंट्स दे देंगे। जैसे कुछ फैक्ट्स आपको जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। अ, बस अंग्रेज भाई से बस कंफर्म कर दीजिए आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है ना, ऐसा नहीं हो कि कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है। हाँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे वो ट्रम्प भाई साहब का समय पास आते जा रहा है, पूरा दुनिया चिंतित है। सबसे ज्यादा चिंतित मेक्सिको है और कनाडा, क्योंकि मेक्सिको और कनाडा नाफ्टा के अंदर में आते हैं और नाफ्टा के अंदर में उनको उनके ऊपर भी ट्रम्प बोल रहा है कि वो डील को चेंज करना चाहता है फिर से। आज अगर आप देखें तो यूएस के साथ जो ट्रेड है वो कनाडा और मेक्सिको का इज क्लोज टू 750-800 बिलियन डॉलर्स। चाइना का ट्रेड एक्चुअली कम होता जा रहा है, लाइक इन टोटल टर्म्स में। उसका रीजन क्या है कि चाइना अपना सप्लाई चेन का जो एंड पार्ट है वो कनाडा और मेक्सिको में शिफ्ट कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना का सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड कम हो रहा है, बट जो घूम फिर के ट्रेड हो रहा है वो अभी भी बढ़ ही रहा है। मेक्सिको में एक्चुअली इतना नहीं है, वो कनाडा में चाइना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। एक और जो एक बड़ा चीज है कि ईवी बैटल जो है, क्लियर वन साइडेड विनर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई डाउट नहीं कर रहा है इस चीज पे कि अब कौन विनर निकल के आएगा इस सेगमेंट में। क्लियरली चाइना जीत रहा है इसमें। और इस चीज को लेके यूएस काफी चिंतित है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके जो लोकल जॉब्स हैं और ट्रम्प के आने के बाद लोकलाइज्ड हो गए हैं हर एक प्रॉब्लम। जो कमोडिटीज मार्केट है वहां पे भी अगर आप देखें, कॉफी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे अपने सिंस 1977। दिस शोज क्या होता है ना, लाइक आने वाला टाइम में जो फर्टिलाइजर वाला प्रॉब्लम है और जो अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कॉफी का सोर्सिंग सबसे ज्यादा अफ्रीका और ब्राजील से होता है। वहां पे जो लाइक मट्टी है उसका ईल्ड कम हो गया है बेसिकली। एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है मेरे हिसाब से जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी फाइनली स्लो करने लग रहा है, एक मेजर एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ के बाद में। दिस शोज क्या होता है ना कि इंडिया हैज आल्सो लिमिटेशंस। एकदम एक तरफा ग्रोथ नहीं होता है, थोड़ा स्लो डाउन तो होना ही था। एक और जो यहाँ पे चीज है जो ये मेरे हिसाब से मेजर न्यूज है, एचआईवी। क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद वैक्सीन पे भी बहुत ज्यादा पाबंदी लगने वाली है और पेटेंट्स पे भी ज्यादा जोर देंगे ट्रम्प भाई साहब, क्योंकि कोविड के टाइम पे अगर आपको याद हो तो ट्रम्प के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पुश कर सकता है पेटेंट्स को लेके। डेमोक्रेट्स फिर भी थोड़ा सा लीनियंट है इस चीज को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंडोनेशिया के साथ हो रहा है अभी, जो निकल के ऊपर स्क्रूटिनी बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन जैसे जैसे इंडोनेशिया फिलीपींस ये सब जगह जा रहा है, अगर आप जैसे देख सकते हैं चार्ट के अंदर भी, इंडोनेशिया में आज निकल का कम से कम 50% लाइक होता है प्रोडक्शन, और लाइक वहां पे सॉर्टिंग और वहां पे लाइक वैल्यू ऐड होता है। तो अब स्क्रूटिनी भी बढ़ने लग गया है, ये काफी टाइम से चल रहा है और आने वाले टाइम में ये सबसे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जॉब्स वहां शिफ्ट होती जा रही है। लास्ट न्यूज जो मेरे हिसाब से ध्यान रखने का है, अफ्रीका पे फ्रांस का दबदबा वापस स्टार्ट हो रहा है। फ्रांस का जो पूरा डिबाकल हुआ है अभी, मेरे को भाई साहब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताएंगे, बुर्किना फासो और जो सहेल रीजन है वहां पे जो दो तीन देश है जहां से यूरेनियम लेता था फ्रांस, वहां पे मेजर डिबाकल हुआ था अभी जो कू हुआ है वहां पे। और अब जो है फ्रांस वापस से नाइजीरिया के साथ संबंध बना रहा है। 2000 के बाद पहली बार हुआ है कि नाइजीरिया का प्रेसिडेंट फ्रांस गया है। एक और चीज है, फ्रांस का बजटरी क्राइसिस भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, जैसे अमेरिका अपने करेंसी को यूज करके अपना हेजेमनी बना के रखता है, वैसे ही फ्रांस भी अपने करेंसी को यूज करके अफ्रीका में अपना हेजेमनी बना के रखता है, एटलीस्ट नॉर्थ अफ्रीका। मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि फ्रैंको अफ्रीकन जो रीजन है उसमें आज भी अगर आप देखेंगे जो करेंसी है वो फ्रांस का जो रुपया है उसे बैक्ड है। तो दिस स्टिल शोज कि कैसे फ्रांस का जो दबदबा है वो आज भी अफ्रीकन एरियाज पे अभी भी काफी ज्यादा है। भाई साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर, प्लीज बताइएगा। पहले फ्रांस पे फिर हम ट्रम्प पे चलेंगे। पहले हम ट्रम्प पे चल लेते हैं, उसके बाद हम फ्रांस पे चलते हैं। अच्छा, पहले हम ट्रम्प आ, पे चलें। जी जी, हाँ, पहले हम ट्रम्प पे। तो ट्रम्प है। आपको ये सोचना होगा कि ट्रम्प इलेक्ट होने के बाद उसने किस किस लीडर्स को पहले कॉल की है। तो तो उससे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हमें समझ आता है। तो ट्रम्प ने कॉल किए थे नेतन्याहू को, ट्रम्प ने कॉल किया था व्लादिमीर पुतिन को, ट्रम्प ने कॉल किया था जेलेंस्की को, ट्रम्प ने कॉल किया था नरेंद्र मोदी को, और ट्रम्प ने कॉल किया था सऊदी अरेबियन प्रिंस को।
अब ये देखना है, ये उसके फर्स्ट लिस्ट में थे। अब ये देखना है कि ये हुआ क्यों? तो पहले तो अब भी रिसेंटली 5 मिनट पहले की न्यूज़ है कि यूक्रेन ने बोला है कि हम चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए, और उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें नेटो का मेंबर बनाया जाए। हम अपनी टेरिटरी गिव अप करने के लिए रेडी है। नेटो का मेंबर बनाया जाए, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड, आपको ये समझना होगा कि सऊदी अरेबिया इस वर्ल्ड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ट्रम्प ने उनको कॉल क्यों किया था। तो ये ट्रम्प की पहली टर्म में भी स्ट्रेटेजी रही थी। उनके दामाद है जेरेड करके, जो ट्रम्प के वेरी क्लोज है। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी मिडल ईस्ट की। अब मिडल ईस्ट में जब ट्रम्प पहली बार गए थे, तब उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान है, वो बहुत ही बड़ी फिगर है। और वो एक ऐसा बंदा है कि जो मतलब प्रोग्रेसिव डिसीजन ले सकते हैं। अगर रेडिकल जो टेररिज्म और वो सब है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, उसको कंट्रोल करना है हमें, तो वी शुड फोकस ऑन सऊदी अरेबिया। और ये बात शायद अब उनको नहीं पता थी। किसको? हमारे बाइडेन भाई साहब को। कहने का मतलब है कि ट्रम्प ने डिसीजन 2017 में लिए, उसको उल्टे रिवर्स कर दिए थे बाइडेन ने। जैसे सऊदी अरेबिया का एक जर्नलिस्ट था, उसको कहीं कोई एम्बेसी में मारा गया था, तो उसको बाइडेन ने उसके लिए सऊदी टर्की के अरेबिया एम्बेसी में, टर्की के हाँ, एम्बेसी। हाँ, तो सऊदी अरेबिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया और वो सब। ट्रम्प ने ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें इग्नोर की थी, क्योंकि ट्रम्प चाहते थे कि जो जो आतंकवाद पे जो पैसे आ रहे हैं, जहाँ से आतंकवाद का मूल है, उसको कंट्रोल किया जाए, और ये काम सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे प्रोग्रेसिव नेशंस कर सकते थे। इसलिए ये ट्रम्प ने उन दोनों पे फोकस किया था, और इस बार भी ट्रम्प ने आके सबसे पहले अ, इसी कंट्रीज पे फोकस किया है। नरेंद्र मोदी, और टैरिफ की बात की जाए तो कनाडा, मेक्सिको और चाइना, ये 3 जो कंट्रीज है, उस पे 25 से 35% टैरिफ लगाने की बात ट्रम्प ने की है। और इंडिया को अभी के हिसाब से इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर लगेगा तो 10% टैरिफ लगेगा, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो अराउंड $33 बिलियन है। मेक्सिको कनाडा है, वो बहुत ही ज़्यादा उनका ट्रेड सरप्लस है। और ये इस चीज़ से कनाडा को चिंतित होना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कनाडा के इलेक्शन आ रहा है, और ये समझना होगा कि अगर कनाडा के इलेक्शन आ रहा है, तो ट्रूडो भाई साहब की छुट्टी होने वाली है जल्दी। और ये बात ओपनली एलन मस्क ने ट्विटर पे बोल दी है। तो ये थोड़े पॉलिटिकल इक्वेशंस है जो हमें समझने होंगे कि क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता है। ये भी समझना होगा कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसमें क्या हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश अभी छटपटा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो लीडर है, उसकी पैराशूट एंट्री हुई थी, और वो किस डीप स्टेट ने कराई है, वो हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो भी छटपटा रहा है, और मुझे लगता है बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अभी शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, और शेख हसीना भी इंडिया में एक सेफ हाउस में रह रही है। आपको ये समझना होगा कि श्रीलंका के साथ क्या हो सकता है। श्रीलंका को ये समझना होगा कि वो इंडिया और चाइना के बीच में श्रीलंका को किसको चुनना होगा। श्रीलंका अगर इंडिया को चुनता है, तभी वो यूएस के साथ भी बेटर रिलेशंस बना पाएगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है भाई साहब, जिस पे आप भी थोड़ा गौर करिएगा कि किनके साथ यूएस का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। चाइना, मेक्सिको, वियतनाम, जर्मनी, आयरलैंड, कोरिया, जापान, ताइवान। सरप्लस सिंगापुर, डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड। यहाँ पे ऑर्डर में आप देख ही सकते हैं। सो आपको नहीं लगता कि चाइना पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है? और चाइना चाइना पहले पांति पांति से चलता है। चाइना, और उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि कैसे मेक्सिको, कनाडा, और उसके बाद फिर बाकी लोगों के बारे में बात करेंगे। और थोड़ी चाइना जी। पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि हमने पहली टर्म में भी देखा हुआ है कि चाइना की कैसे ही ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी, और चाइना इतना प्रेशराइज हो गया था कि उसको क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा था। और ट्रम्प के आने के बाद सबसे अगर ज्यादा चिंतित है वो चाइना है। आपको ये देखना होगा। और बट मुझे लगता है कि अब और ट्रम्प ट्रम्प का
बाइडेन की तरह नहीं है, क्योंकि बाइडेन है वो रशिया पे सैंक्शंस लगा देते हैं और रशिया को और ज़्यादा चाइना की तरफ धकेल देते हैं। ट्रम्प ये नहीं करता है। ट्रम्प ने आते ही पुतिन भाई साहब से बात की है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है ये समझने की कि चाइना पुतिन भाई रशिया साहब ने को खुद भी बोला है कि वो वेट कर हाँ, रहे हैं ट्रम्प का। वो ट्रम्प का हाँ, वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प आएंगे। ट्रम्प एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं। तो मतलब आई थिंक तो रशिया भी इस बात को समझ रहा है कि ये जो बाइडेन चाह रहे हैं, वो आई हुँ, थिंक अभी वेट करना चाहिए उसे। उन्हें क्या पता कोई अच्छा डील मिल सकता है ट्रम्प के आने के हुँ। बाद। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रम्प है वो रशिया को चाइना की तरफ नहीं धकेल रहा है। वो चाइना से ट्रम्प को थोड़ा मूव अवे करना चाहता है। तो जियोपॉलिटिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम्म, चीज़ है कि ट्रम्प की पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस किस तरीके से बैठते हैं। हम्म। एक और चीज जो मेरे हिसाब से जो ध्यान रखने का है कि दो टाइप ऑफ थ्योरीज चल रहे हैं अभी यूएस के अंदर में। एक है जो बोल रहे हैं कि आप रशिया पे फोकस करिए, आप रशिया को खत्म करिए। मेरे हिसाब से वो जो थॉट प्रोसेस के लोग हैं, वो अभी भी यूरोसेंट्रिक सोच में है, फंसे हुए हैं कि यूरोस्फीयर में हमारा अभी भी दबदबा रहना चाहिए और हमें यूरोप को हेल्प करना चाहिए और रशिया को टैकल, क्योंकि रशिया इज अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इतना कोई बड़ा चीज है भी नहीं वो, उनके पास कुछ इतना है भी नहीं। बाकी जो अभी जो ट्रम्प जो अपना लाइक रूप निकाल के आए हैं कि जो उनका पूरा कैबिनेट है, सब कुछ है, ऐसा लग रहा है वो चाइना को टैकल करना चाहते हैं। चाइना प्राइमरी उनका लाइक होता ना कंपेटिटर है मेरे हिसाब से। तो मेरे को ऐसा लगता है आने वाला टाइम में लाइक होता ना करेंसी डिवैल्यूएशन खुद ट्रम्प भी कर सकते हैं, जैसे सारे देश करते हैं, ताकि वो करेंसी बैलेंस में रहे। यूएस कभी भी अपना करेंसी को डीवैल्यू नहीं किया है, वो अपने करेंसी को स्ट्रेंथन होने देगा, क्योंकि वो हमेशा कंजम्पशन पे फोकस रहते हैं। भाई साहब, आपको नहीं लगता है कि अगर ट्रम्प भाई साहब जैसे बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन अमेरिका, वो मेक इन अमेरिका करना चाह रहे हैं अगर, तो अगर मेक इन अमेरिका करेंगे तो उसके लिए तो उनको अपना करेंसी को भी डीवैल्यू करना होगा मेरे हिसाब से, वरना ये पोसाएगा ही नहीं पूरा चीज, कोई खरीद ही नहीं पाएगा उनका प्रोडक्ट्स को। बात सही है। और अब देखा ट्रम्प आने के बाद हमारी करेंसी कितनी डिवैल्यू हो गई है। मतलब करना पड़ेगा, वो एक हम्म, सेकेंडरी सोच है, बट कैसे हमारी करेंसी नीचे जा रही है, लाइक 80, आई थिंक 80 के हम्म, अराउंड आ गई है, वो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं। यस, तो करना पड़ेगा यस। इज ए सेकेंडरी थिंग। वो मतलब आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इक्वेशन सेट होता है। बट एक बट इंडिया सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट बात है इस बात में, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर जियोपॉलिटिकली अगर हम सब मतलब जियोपॉलिटिकली अगर हम प्ले कर जाएंगे तो इकोनॉमिकली हम इजीली मैनेज कर पाएंगे। सो क्योंकि एस जयशंकर का ये बयान था कि आप देख सकते हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले किस तरीके से बाकी सारे देश हुँ, चिंतित है, और मैं आपको कहना चाहूंगा इंडिया इसमें से हुँ, नहीं है। मतलब इंडिया चिंतित नहीं है। तो हुँ, एस जयशंकर का ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया को लगता है कि अगर जियोपॉलिटिकली हम खेल गए तो इकोनॉमिकली हम थोड़ा बहुत सेट कर लेंगे, कुछ भी करके। यस। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से जो ध्यान रखने का है इस पूरे प्लॉट ट्विस्ट में, वो ये है कि जो ट्रम्प भाई साहब के जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने 2 अप्रैल 2024 में ये कहा था कि वो डॉलर डिवैल्यूएशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और ये सब तब कहा गया था जब कोई सोच भी नहीं रहा था डॉलर डिवैल्यूएशन की तरफ। मेरा बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि डॉलर डिवैल्यूएशन लाइटहाइज़र जो है, रॉबर्ट लाइटहाइज़र, वो वन ऑफ द स्मार्टर वन्स हैं जो ट्रम्प के कैबिनेट में है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बकवास कर रहे हैं, वो लोग काफी सोच के कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग विदाउट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो ही नहीं सकता। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया का जो आरबीआई है, वो अपने करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं रहेगा करेंसी, तो जो एक्सपोर्टर है वो भी हर्ट होगा, जो इम्पोर्टर है वो भी हर्ट होगा। और इंडिया स्टिल अ नेट इम्पोर्टर, अभी भी हम तेल को इम्पोर्ट करते हैं, अपना रॉ मटेरियल को। अनलाइक यूएस में इम्पोर्ट नहीं होता है तेल, वो लोग के पास इतना है कि वो लोग सेल्फ कंज्यूम कर सकते हैं। तो उनका डायनेमिक्स बहुत अलग है हमारे यहाँ से। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आने वाला जो टाइम है, वो जो यूएस के लिए है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो कंज्यूम कर रहे थे, अब वो बनाना चाह रहे हैं। जैसे ही वो बनाना चाह रहे हैं, वो एक शिफ्ट बहुत क्लियर दिखेगा सबको। लाइक, और दूसरा भाई साहब, मेरा एक और आपसे एक राय है, इस चीज को लेना है मेरे को, कि ये जो कार्बन क्रेडिट है और जो ये जो इन्वायरमेंटल चीज है, लोग उसको ऑलरेडी अभी मार के रख दिए हैं कि ट्रम्प भाई साहब आएंगे, ट्रम्प भाई साहब को मतलब नहीं है, ट्रम्प का एंटी क्लाइमेट है, ट्रम्प तो ये है, ट्रम्प तो वो है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कोई भी चीज इतना नेगेटिव या इतना पॉजिटिव नहीं होता जितना उसको पोर्ट्रे किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प भी ये जो कार्बन क्रेडिट्स है उसको एज अ हिंडरेंस बना सकते हैं, जैसे लाइक होता है सीबैम को बनाया था, लाइक ईयू ने? क्योंकि
देखिए जब वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ फ्लैट टैरिफ लगाना थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट ये सब घुमा फिरा के जो इन्वायरमेंट के नाम पे सब है, आई थिंक ये सब चक्कर में क्या हो सकता है, ये कार्बन क्रेडिट्स ये सब जो मार्केट है वो भी काफी ग्रो कर सकता है, जस्ट बिकॉज कि हर चीज सेनेट के थ्रू पास करना विल नॉट बी दैट इजी, फिलिबस्टर रूल भी है, हमें चीज याद रखना, 60% आपको मेजोरिटी चाहिए बिल को पास करने के लिए, इनके पास 51% है सेनेट के अंदर। तो आपको लगता है जब टेढ़े मेढ़े टैक्टिक्स यूज किए जा सकते हैं, लाइक टैरिफ बढ़ाने के लिए या कॉस्ट बढ़ाने के लिए बेसिकली इम्पोर्ट के। रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, तो मुझे लगता है जितना नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जा रहा है उतना नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो यस। बैकअप है वो एलन मस्क जैसे इंटेलेक्चुअल, या फिर जो विवेक रामास्वामी जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों का है। सो मुझे लगता है कि जितना पोर्ट्रेट किया जा रहा है, बट ये एक बात है कि ट्रम्प जो डेवलपिंग कंट्रीज को मुफ्त में पैसे बांटने वाली जो, मतलब मुफ्त में तो हम्म, नहीं, उनका हक है डेवलपिंग कंट्रीज का, हम्म, हाँ, कि हाँ। उनको, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही वो सब। डील मेकिंग करना चाहेंगे। यस। हाँ, मतलब ये है कि जैसे G20 में अभी-अभी ये बात हुई थी, जब बा सॉरी G20 नहीं, कॉप में ये बात हुई थी जब बाकू में क्या? वो हुई थी तब की, भई $300 बिलियन हम देने के लिए रेडी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ट्रम्प ने उससे पहले ही बोल दिया था कि भई मैं ऐसी कोई फ्री रुपीज़ नहीं दूँगा। वैसे हम्म, डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये राइट है, बट ट्रम्प ये चाहते थे कि मैं इतने फ्री रुपीज़ नहीं दूँगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रम्प वो नहीं चाहता है कि भई वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे दे, बट हाँ, इतना नेगेटिव पोर्ट्रेट नहीं किया जा सकता ट्रम्प को क्लाइमेट चेंजेस और कार्बन मार्केट के और कार्बन ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो खुद ये चाहते हैं, जैसे हम्म। एलन मस्क और जो विवेक रामास्वामी, कि इतना क्लाइमेट के बारे में हम नेगेटिव नहीं हो सकते। सो मेरा ये पॉइंट है। दू, दूसरा चीज एक और है जो यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना होगा, ये जो पूरा स्फीयर है, आपको ये समझ के चलना है ट्रम्प अपना लेगेसी टर्म में है। ये जैसे मोदी का थर्ड टर्म मोदी का लेगेसी टर्म है, वैसे ही ट्रम्प का वहां पे जो सेकंड टर्म है उसका लेगेसी टर्म है, उसका उसको थर्ड टर्म नहीं मिलने वाला। तो ये जो भी आज ट्रम्प करेगा, ट्रम्प भी चाहेगा, देखिए अगर आप एक चीज समझ सकते हैं ट्रम्प को, ट्रम्प हमेशा हर चीज को लाइक होता है ना, उसका क्या फायदा होगा या उसका क्या लेगेसी में बढ़ोतरी होगा उससे सोचता है। और मेरे हिसाब से ये वाला जो ट्रम्प टर्म है वो मच मोर अपने लेगेसी की तरफ चिंतित रहेगा, कि फर्स्ट टर्म तो वो समझ ही नहीं पाया कि करना क्या है, इतना में पूरा टर्म चला गया। आई थिंक सेकंड टर्म विल बी मच मोर ऑफ अ लेगेसी प्ले, और लेगेसी कैसे करना है। पर मेरे हिसाब से 3-4 प्लेयर है जो अपने लाइक इन्फ्लुएंस को दबा रहे हैं काफी ज्यादा। आई थिंक एक तो भाई साहब से 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक तो जो यूके है, यूके को अब डिसाइड करना है क्या वो नाफ्टा की तरफ जाएगा या ईयू की तरफ जाएगा, कियर स्टामर के ऊपर एक मेजर प्ले है वहां पे। सेकंड जो मैंने आपको फ्रांस के बारे में बताया, फ्रांस अब एक डिसीजन फ्रांस को भी बनाना होगा, क्या वो अफ्रीका में अपने इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है। और तीसरा मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया का जो एक्सपेंशन है अब्रॉड में, लाइक जो अडानी के थ्रू कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अडानी इज अ व्हीकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्हीकल है, जो मेरे हिसाब से अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक पॉडकास्ट में बताया था, प्रखर के शायद नोट रहा हूँ, कि एक अच्छा पॉइंट रेज किया उन्होंने कि ये अडानी कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूल है जो बाहर जाके इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, हर चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये तीनों चीज का क्या फ्यूचर है मेरे हिसाब से, आपको लग रहा है कि आने वाला टाइम में कि किस तरफ जा रही है सब चीजों को, आप पहले अपना राय दीजिए फिर मैं अपना दूं। सो यूके के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको चूज करना होगा, ये आपने बहुत सही बात बोली। सो मुझे लगता है कि यूके फिर से यूरोपियन यूनियन के साइड जाएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका रैशनल अभी, मतलब जो स्टेमर है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो चाहता है कि जो यूरोपियन यूनियन, जैसे ही ये बोरिस जॉनसन के टाइम यूरोपियन यूनियन और मतलब यूके या से अलग हुआ था, और उसका परिणाम उन लोगों ने हम्म, देखा है कि किस तरीके से का यूके की इकोनॉमी इफेक्ट हुई है। तो मुझे लगता है फिर से वो एक बार ट्राई yes, करेंगे कि एक ट्रेड डील हो जाए और वो सब। सेकंड, जो फ्रांस की बात बोली है, फ्रांस में मुझे ये लगता है कि फ्रांस ये चाहता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसके साथ फिर से और इसीलिए नाइजीरिया के साथ, जो अभी नाइजीरियन वाइस प्रेसिडेंट शायद फ्रांस गए हुए हैं, पेरिस गए हुए हैं, और एक डील मेकिंग का ट्राई किया जा रहा है। तो एक पुश किया जा रहा है कि फ्रांस एक मेजर प्लेयर, क्योंकि अब पॉइंट ये है कि फ्रांस इत मैं यहाँ यूके पे डिफर करूंगा। तो मैं हाँ, भाई साहब से डिफर करूंगा, उसका रीजन क्या है कि मेरे हिसाब से अंग्रेज अब वापस घर वापसी करने वाले हैं और वो अमेरिका की तरफ जाने वाले हैं। उसका रीजन मेरा बहुत सिंपल है, देखिए आज भी जो डोमिनेंट करेंसी है वो है डॉलर। यूके का हम्म, इकोनॉमी एकदम डोल्ड्रम्स में है।
कल को अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ वो जाते भी हैं, वो क्या पता चाहेंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं चाहेंगे उस तरफ जाना, वो जरूर चाहेंगे क्योंकि उस कियर स्टारमर का आइडियोलॉजी मैच करता है। पर जो टाइप ऑफ रुपया, जो टाइप ऑफ डील मेकिंग, जो टाइप ऑफ डील फ्लो उनको लाइक यूएस से मिलेगा, वो उनको कभी भी यूरोपियन यूनियन से मिल ही नहीं सकता है। आप भूल रहे हैं, लोग हमारे दर्शक भी अगर याद रखें कि जो लंदन है, लंदन इज स्टिल द मेजर फाइनेंशियल कैपिटल, और आज भी जो फाइनेंस है, जो भी मेजर फाइनेंसिंग डील्स है, वो आज भी अमेरिका में हो रहा है, सब डॉलर्स में हो रहा है। तो अगर जो डील मेकिंग है, जस्ट बिकॉज कि लंदन का इतना ज्यादा सेंस बनता है वहां पे जाने का, आपको याद रखना होगा दर्शकों की, जो मेजर सिटीज होते हैं वो ही इकोनॉमिक डेवलपिंग हब्स होते हैं। जो यूके अगर एज अ होल अगर आप लंदन को हटा दें, तो सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है यूके का टोटल जीडीपी के अंदर, लंदन 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। लंदन विल हैव अ मेजर से, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े लाइक लोग हैं, वो सब लंदन में बैठे हैं। आई थिंक एक मेजर आउटफ्लो हुआ है ट्रम्प के आने के बाद में, जो होगा, जो डेमोक्रेट्स का है, जो भी लेफ्ट लीनिंग इनके पैसे हैं, वो लंदन जाएंगे। लंदन आज भी एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से यूएस और लंदन का डील नाफ्टा के अंदर में, स्पेसिफिकली नाफ्टा का नाम ले रहा हूँ मैं, उसका रीजन क्या है कि जो कनाडा है, मेक्सिको है, उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग है यूके का अच्छा वाला। तो मेरे हिसाब से जो यूके का आने वाला डील है, वो चाहेंगे ईयू की तरफ देखना, पर मेरे हिसाब से वो कर नहीं पाएंगे। उसका रीजन क्या है, जो डील फ्लो है, जस्ट बिकॉज कि इतना मेजर उनका झुकाव है लाइक अमेरिका के अगेंस्ट में, वो कर नहीं पाएंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो भाई साहब ने रेस किया है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, कि कौन से देश हैं जो लाइक होता है ना फ्रैंको, लाइक फ्रांस फ्रेंच बोलते हैं, माली, निजेर, बुर्किना फासो, इन तीनों में coup हो चुका है। आइवरी कोस्ट है, नाइजीरिया यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नाइजीरिया मेरे हिसाब से, ये नाइजीरिया है। हुँ, तो अगर आप हुँ, देखेंगे वो जो पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया में अंदर में अगर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सब देश जो है वो पूरे फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब करेंसी पेग्ड है फ्रैंको से। तो मेरे हिसाब से जो आने वाला टाइम है, फ्रांस का डोमिनेशन बढ़ने वाला है, जस्ट बिकॉज उनका डेट बढ़ रहा है, तो उनको कहीं से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके अपना बुक्स को बैलेंस करना होगा। देखिए, जब भी आप कोई करेंसी को एक देश के साथ पैक कर देते हैं ना, उससे क्या होता है, अगर दूसरे देश का जो इन्फ्लेशन है वो उस देश के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। उसका रीजन क्या है, आप एक कागज का टुकड़ा से उनका एक्चुअल रिसोर्स खरीद ले रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन भेज रहे हैं उनके प्रति, सस्ते में चीजों को खरीद के। तो मेरे हिसाब से आने वाला टाइम में अफ्रीका आई थिंक रिबेल करेगा। बट आई थिंक अगर अमेरिका टोटली इन्वॉल्व नहीं होता अफ्रीका के अंदर में, जो कि आई थिंक इट्स अ हार्ड प्ले, क्योंकि ट्रम्प का जो अमेरिका है वो आइसोलेशन में ज्यादा बिलीव करता है। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई थिंक फ्रांस का जो डोमिनेशन है वो मेंटेन रहना चाहिए। आई थिंक ट्रम्प थोड़ा परेशान करेगा, बट आई थिंक फ्रांस विल प्रीटी मच डू व्हाट इट वांट्स। नॉर्दर्न जो लाइक अफ्रीकन रीजन है, जो साहेल बेल्ट है, मेरे हिसाब से। अंग्रेज भाई साहब का राय क्या सो मेरा पॉइंट यही है कि मतलब मुझे ये आइडियोलॉजिकल तौर पे लगता है कि भाई यूके है वो यूरोप के साथ जाएगा। लेट्स सी वो फ्यूचर बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। कुछ डील है? मेकिंग हो सकती है। रिगार्डिंग फ्रांस और अफ्रीका तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूएस एक बड़ा मेजर प्लेयर है। एक यूरोपियन यूनियन एक बड़ा मेजर प्लेयर जो बन गया है जिसमें फ्रांस और जर्मनी सारे के सारे आते हैं। और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज और बाकी सब आता है जिसको इंडिया लीड कर रहा है। सो मुझे लगता है क्योंकि अब इंडिया को ये प्ले करना होगा कि फ्रांस के साथ वो किस तरीके से और यूएस के साथ किस तरीके से मेजर गेम प्ले करके अफ्रीकन कंट्रीज को एक अफ्रीकन कंट्रीज के बेनिफिट्स में, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज को अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करने का डिसीजन था वो अल्टीमेटली इंडिया का था। तो आपको ये सोचना होगा जियोपॉलिटिकली कि भाई किस तरीके से उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो मुझे लगता है इंडिया इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकता है और अफ्रीकन जो कंट्रीज है वो चाइना के चुंगल से छूट जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम्म। भाई साहब, एक लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, फिर अपने जा सकते हैं, आज का वीडियो से बात करेंगे कि इंडिया का जो एक्सपेंशन है, जो दुनिया भर में कर रहा है इंडिया, लाइक होता है ना, प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा विराम लग गया है, या फिर क्या आपको लग रहा है एक्सपेंशन का क्या लग रहा है? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा वहां पे हिंट दे देता हूँ कि जो आपका क्या नाम है, ओमान है, आप का बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंडिया मेजर तरीके से डेवलप कर रहा है उनके बेसिस को। जिंदल एक मेजर प्लेयर बन के आ रहा है ओमान के अंदर, स्टील डेवलप करने के अंदर में। और भी बहुत सारे प्लेयर है जो मिडल ईस्ट में काफी फोकस्ड है, अफ्रीका में भी काफी फोकस्ड है। अडानी हैज देमसेल्व्स जो है वो काफी बड़ा काम कर रहे हैं,
श्रीलंका में, यूएई में और आपका तांजानिया में, और उनके तीनों के सरकारों ने ये चीज अपना सपोर्ट रीअफर्म किया है कि वो लोग एकदम सपोर्ट करना चाहते हैं अडानी को। और यहाँ पे देखिए उन्होंने रीअफर्म किया कि अडानी ग्रुप के साथ खड़े हैं और जो डील्स हैं वो कैंसिल नहीं करेंगे। तो मेरे साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम में आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये सब डील्स पैन आउट होने वाले हैं, और क्या सब आगे के टाइम पे इंडिया का जो एक्सपेंशन है क्या वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, या और इंडिया घर पे फोकस करेगा, या फिर अभी भी इंडिया एक्सपैंड करते रहेगा और अपने जो प्राइवेट डील्स है वो चलते रहेंगे? सो मुझे लगता है कि जो अभी जब तक ट्रम्प खुद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब जनवरी में वो एक्सेप्ट कर लेंगे, व्हाइट हाउस में एंटर कर जाएंगे, तब तक का जो टाइम है वो थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद फिर ओके। से वो प्रो इंडिया स्टैंस हो जाएगा, मतलब अदानी पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा और इंडिया अपना पॉइंट एक्सपांशन करता रहेगा। आपको ये भी सोचना है कि इंडिया एक और मेजर जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो आईमैक है, जो इंडिया मिडल ईस्ट यस। यूरोपियन कॉरिडोर है वो। और उस कॉरिडोर को बनाने के लिए आपको जो मेजर प्लेयर इन पैसा, मतलब जो इंडियन बिजनेसमैन है, उन लोगों को जो जो स्टील में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, जो पोर्ट्स में भी आ गया है, जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, वो सबको एक यस। बड़ा मेजर रोल प्ले करना होगा। तो वहां पे इंडिया का रोल आएगा और मुझे लगता है इंडिया अपना एक्सपेंशन करता रहेगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है, तो स्लो नहीं होगा। आई मेरे हिसाब से भी ये सिमिलर ही है। आई थिंक ट्रम्प के आने के बाद आई थिंक डील मेकिंग का बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। आई थिंक ट्रम्प ये सब सब प्रॉब्लम्स को एक डील मेकिंग की तरह नजरिए से देखेगा, आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, अगर हम सेटल कर सकते हैं सब प्रॉब्लम्स को। एंड आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि अडानी भाई साहब ने बोला है वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमेरिका में। आई थिंक ट्रम्प नहीं चाहेंगे कि फालतू में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्यों छोड़े फॉर सम हम्म। वियर्ड कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से। तो आई थिंक ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगा, आई थिंक काम डाउन आएगा, और इंडिया के बिना पूरा एक्सपेंशन करना थोड़ा मुश्किल है। एंड आई थिंक इंडिया विल बी अ मेजर प्लेयर, वो पूरा आईमैक कॉरिडोर और इंडिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अरेबियन पेनिनसुला पेनिनसुला अरेबियन सी वाला जो एरिया है जो मिडिल ईस्ट से टच करता है, बे ऑफ बंगाल में, आई थिंक एक मेजर एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया से। और उसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू।